तभी तो विजुअलाइज करोगे बेटा। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनाकर दिया कि बहुत हद तक आपका विजुअलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये भी करके देखो, लैब में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो। वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड द लेक्चर नंबर टुडे इज 18. The topic which we are going to complete today is meter bridge or slide wire bridge, and we are doing our second unit, that is current electricity from class 12th physics syllabus. And the important thing about today's lecture is that this topic is not in CBSE board exam for 2025. ये टॉपिक सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में नहीं है। 2025 में जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है सीबीएसई का, उनके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक पहले सीबीएसई के बच्चों के लिए हुआ करता था सिलेबस में, बट अभी नहीं है। सो फिर मैं ये टॉपिक क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि बेटा मैं सिर्फ सीबीएसई के बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, आईसीएसई के भी बच्चे हैं जिनके लिए 11th-12th में बोर्ड का नाम आईएससी होता है, और दूसरे स्टेट बोर्ड्स भी हैं, दूसरे बोर्ड्स भी हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पर ये टॉपिक अभी भी सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। द टॉपिक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज ओनली। जो लास्ट लेक्चर में आपने टॉपिक कंप्लीट किया है, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो पहले उसे करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अभी यूट्यूब सर्च बार में ऊपर लिख लें व्हीट स्टोन ब्रिज, आगे फिजिक्स सीखो लिख दीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। दैट इज लेक्चर नंबर 17, वो लेक्चर नंबर 17 है। उसको करने के बाद ही आप इस टॉपिक पर आएंगे, तो ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड टॉपिक है। इसमें आपको क्लास 12th के सिलेबस में एक्सपेरिमेंट भी करने को मिलेगा, और हो सकता है आपने अभी तक अपने स्कूल की लेबोरेटरीज में ये एक्सपेरिमेंट कर भी लिया हो। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। वुडन फ्रेम के ऊपर, वुडन बोर्ड के ऊपर, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट अरेंज्ड होता है। पहले इसको समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट किस तरीके का होता है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या इसकी चीज़ों में, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो चलिए समझते हैं इन सब चीज़ों को। यस, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वुडन बोर्ड। ये एक लकड़ी का बोर्ड है। यहां पर दिस इज अ वुडन बोर्ड, जिसके ऊपर पूरा का पूरा स्लाइड वायर ब्रिज अरेंज किया जाए। ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जैसे कि ये देखिए, एंड पर यहां पर स्ट्रिप होगी, कॉपर की स्ट्रिप्स होंगी ये बच्चों। यहां पर एंड पर ये एल शेप की स्ट्रिप है, इट इज एल शेप स्ट्रिप। इधर भी एंड पर एक एल शेप की स्ट्रिप होगी। और इन स्ट्रिप्स में हमारे पास स्क्रिव्स होते हैं, स्क्रिव्स होते हैं, ठीक है, जो यूज किए जाएंगे वायर्स को टाइटली बाउंड करने के लिए। यहां पर स्क्रिव्स होते हैं। इन दोनों कॉपर की स्ट्रिप्स के बीच का जो गैप है दैट इज 1 मीटर। मतलब इस स्क्रूव से लेके इस स्क्रूव तक जो गैप है ना, वो दैट इज 1 मीटर। एक स्ट्रिप, स्ट्रेट स्ट्रिप यहां बीच में भी होगी। इस वाली स्ट्रिप में 3 स्क्रू होंगे। वी आर हैविंग 3 स्क्रू, 3 पेच होंगे यहां पर। ठीक है, सारे के सारे स्क्रू यूज किए जाते हैं वायर्स को टाइटली वाउंड अप करने के लिए। सपोज ये वाला पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज सी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट वायर होगा ऑफ मटेरियल कॉन्स्टेंटन या मैंगानीन। किस मटेरियल का वायर है? या तो कॉन्स्टेंटन मटेरियल होगा या फिर मैंगानीन। एंड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। दिस वायर,
ये वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होगा। मतलब इस वायर की जो मोटाई है, क्रॉस सेक्शन है, सपोज इट इज अ वायर, इस वायर की जो मोटाई है, क्रॉस सेक्शन है, वो यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वायर कहीं से मोटा हो और कहीं से पतला हो। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये वायर रहेगा। अब ये जो दोनों गैप्स आपको दिख रहे हैं, इन गैप्स को बोलते हैं राइट गैप। जो गैप हमारे राइट हैंड साइड पर है दैट इज राइट गैप, और जो गैप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है दैट इज लेफ्ट गैप। इस वायर के ठीक नीचे एक स्केल लगा होगा, इस वायर के ठीक नीचे एक स्केल लगा होगा, एंड दैट स्केल इज ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ। ये स्केल है 100 सेंटीमीटर। जीरो इस वाले स्क्रू के ठीक सेंटर पे होगा जीरो, और 100 सेंटीमीटर इस स्क्रू के ठीक सामने लाइन पर होगा 100 सेंटीमीटर। स्केल पर मार्किंग दोनों साइड से होती है, 0 to 100 इधर से भी होगी और 0 to 100 इधर से भी होगी। मतलब सो दैट यू कैन यूज द स्केल ऑन आइदर साइड, इधर से भी यूज कर सकते हो, इधर से भी यूज कर सकते हो। ये स्केल हो गया। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया हुआ है ऑलरेडी। व्हीट स्टोन ब्रिज वाला आपको डायग्राम याद है ना लास्ट लेक्चर से, बिल्कुल इस जैसा ही है, क्योंकि दिस स्लाइड वायर ब्रिज इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज ओनली। तो अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा ही है तो इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज से कंपेयर भी करेंगे। इसलिए आपके सामने कंपेयर करने के लिए डायग्राम ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट जैसे कि आपने लास्ट क्लास में समझा था, तो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट में क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में पूरा एक सर्किट होता है। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड ब्रांचेस में एक एक रेजिस्टेंस होता है ना, उस रेजिस्टेंस को चलो लिखते हैं। ए बी ब्रांच में R1, BC ब्रांच में R2 रेजिस्टेंस, फिर आता है CD ब्रांच और AD ब्रांच। AD ब्रांच में R3 रेजिस्टेंस, CD ब्रांच में R4 रेजिस्टेंस होता है। एक डायगोनल में हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं BD, और दूसरा डायगोनल AC, उसको ऐसे नीचे से शो करते हैं, उसमें हमारा सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है विद द हेल्प ऑफ अ की, और साथ में एक रियोस्टेट भी लगा सकते हो। व्हाट इज रियोस्टेट? रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एंड इट इज यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट इन अ सर्किट। जहां पर आप कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट मेंटेन करना चाहते हो वहां रियोस्टेट का यूज किया जा सकता है, क्योंकि रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, तो उसके रेजिस्टेंस को आप चेंज करके, वेरी करके करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को भी कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके साथ मैं इसे कंपेयर करने वाला हूं। अब ध्यान से देखो, ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है R1। अब यहां आ जाओ, एक पॉइंट है मेरा ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस सेंटर पॉइंट इज बी, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ना, यहां पर भी आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जैसे यहां पर R1 लगा है यहां पर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा होगा? दैट इज गोइंग टू बी नोन रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो एक रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस आपको फिजिक्स लैब में कैसा मिलता है, कैसा दिखता है, क्या आपको मालूम है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स मिलता है। रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरीके का होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में दो टर्मिनल होंगे ऐसे करके, और बाकी कुछ नोब्स होंगी ऐसे ऐसे करके, कुछ नोब्स होंगी ऐसे करके, कुछ नोब्स होंगी, है ना, ये नोब्स होंगी। हर नोब पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होती है। सपोज इस नोब पर लिखा है 20 ओम, हर नोब पर रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू लिखी होगी। जिस नोब को भी आप निकाल दोगे, नोब को निकाला जा सकता है, जिस नोब को भी आप निकाल दोगे वही रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है। इन टर्मिनल्स को आपको सर्किट में लगाना होता है, तो सर्किट में वही रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स आपको यहां लगाना होगा। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स के जो दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल आप यहां लगा दो
और दूसरे टर्मिनल को यहां लगा दो। इस वाले स्क्रू के साथ लगा दिया है और इस वाले स्क्रू के साथ लगा दिया है और टाइट कर दो। ठीक है, टाइट कर दो इनको। टाइट करने से क्या होगा, ये जो जॉइंट होते हैं ये एकदम से फिक्स हो जाएंगे, वो लूज नहीं रहेंगे। अगर जॉइंट गलती से भी लूज रह गए तो एक्सपेरिमेंट में एरर्स आ जाती हैं, तो वो लूज नहीं रहने चाहिए। अगर लूज रहेगा ना तो करंट सही से फ्लो नहीं करेगा ना, करंट वेरी करेगा, शायद करंट वेरी करेगा या रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू वेरी कर जाएंगी अननेसेसरी। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए इनको बिल्कुल टाइट करना होता है। ठीक है, अब यहां से आप जो भी पिन निकालोगे वो वाला रेजिस्टेंस यहां अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि A से B के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 था, यहां पर हमारा रेजिस्टेंस रहेगा R, इट इज अ नोन रेजिस्टेंस, तो R1 की जगह R आ गया। ठीक है, B और C के बीच में, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R2, यहां पर भी हम B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये वो रेजिस्टेंस है, ये एक वायर की फॉर्म में मिलेगा, बिल्कुल सिंपल वायर की फॉर्म में, जैसे कि ये वायर मेरे पास है, ऐसे कोई वायर की फॉर्म में आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस वायर का एक एंड आपको यहां लगा देना है और दूसरा एंड यहां लगा देना है, इस तरीके से, और टाइट कर देंगे। तो इसको मैं लगाता हूं यहां पर, इस वाले पॉइंट पर, और ये रेजिस्टेंस का सिंबल शो कर दिया कि ये रेजिस्टेंस है, और दूसरा एंड लगा दिया मैंने यहां इस वाले स्क्रू पर। ठीक है, अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, x एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो R2 की जगह पर लग गया x। ठीक, R2 की जगह पर लग गया x। अब उसके बाद आगे चलो, अब देखो यहां पर R3 रेजिस्टेंस A और D पॉइंट के बीच में लगा है, R4 रेजिस्टेंस C और D पॉइंट के बीच में लगा है। तो मेरे पास A और C पॉइंट्स तो है ना, लेकिन बीच में D पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है। अब D पॉइंट कहां से लाएंगे, चलिए D पॉइंट की बात भी करेंगे, उससे पहले जो दिख रहा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। A और C पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगाई है, एक सोर्स लगा दी या एक सेल लगा दिया, तो ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। A और C पॉइंट के बीच में ऐसे नीचे से एक सोर्स ऑफ करंट लेकर आओ और लगा दो, तो A और C पॉइंट के बीच में ये एक सेल या एक बैटरी लगा देंगे। इसका हायर पोटेंशियल A पॉइंट पर है, लोअर पोटेंशियल C पॉइंट पर जाएगा, और एक साथ में रियोस्टेट लगाऊंगा। ये रियोस्टेट का सिंबल होता है, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट। अगर आप इसको लगाओगे तो कांस्टेंट सप्लाई मिलेगा इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को। और साथ में एक की लगाएंगे, की इज यूज्ड टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन द सर्किट। जब आपको काम करना है इसको स्विच ऑन मतलब की को क्लोज कर दो, नहीं करना एक्सपेरिमेंट तो की को ऑन कर दो, की ऑन मतलब की ओपन कर दो, जिसको आप बोलोगे स्विच ऑफ, है ना। एक्सपेरिमेंट नहीं करना तो की को ओपन कर देंगे। ओपन की ऐसे शो करते हैं लाइक दिस, और क्लोज की को आप ऐसे शो करेंगे, क्लोज की मतलब स्विच ऑन। और ये लगा दिया मैंने सी पॉइंट के साथ। तो जैसे कि यहां पर ये आपने पूरा सप्लाई दिया ना ए और सी पॉइंट के अक्रॉस, वैसे ही मैंने ये सप्लाई दे दिया ए और सी पॉइंट के अक्रॉस। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज द पॉइंट डी एंड वेयर आर द रेजिस्टेंसेस R3 एंड R4। अब देखो ये जो वायर है ना A to C, दिस वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही वायर के दो पार्ट करने हैं डी पॉइंट ढूंढकर इस वायर पे। जब डी पॉइंट मिल जाएगा, मान लो डी पॉइंट यहां पर है, तो इधर वाला पार्ट R3 बन जाएगा, इधर वाला पार्ट R4 बन जाएगा। सिंपल है ना। लेकिन वो डी पॉइंट कहां से आएगा? उस डी पॉइंट के लिए देखो बी पॉइंट पर लगाओ गैल्वेनोमीटर को। चलो लगाओ मेरे साथ। बी पॉइंट पर लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ये रहा बी पॉइंट। यहां से आप एक गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट करो और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कनेक्ट होता है डिवाइस के साथ जिसे बोलते हैं जॉकी जे। जिसे क्या बोलते हैं? जॉकी जे। ये कैसा डिवाइस है बेटा? ये डिवाइस बिल्कुल ऐसा मान लो जैसे हमारे बाइक की चाबी होती है ना, की, बाइक की की होती है, बिल्कुल वैसा ही मान लो। ये बाइक की है इस तरह से, है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है यह डिवाइस। ऊपर एक इंसुलेटिंग पार्ट मिलेगा
इसको पकड़ने के लिए जैसे चाबी को पकड़ते हो, और ये एक मेटेलिक पार्ट होगा, दिस इज मेटेलिक पार्ट, ये मेटेलिक पार्ट होगा जो इस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड रहता है, लाइक दिस। ये जो वायर है ना, इससे कनेक्टेड रहता है। तो जॉकी हम यहां पर ऐसे बनाकर नहीं दिखाएंगे डायग्रामेटिकली, बस यहां पर एक एरो बना देंगे। ये जॉकी है, ये वाला एरो मान लो यहां पर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जॉकी होता है। इस जॉकी को आपको क्या करना है, इस पूरे वायर ए टू सी पर जगह जगह टच करके देखना है। सपोज दिस इज द वायर ए टू सी, और ये मेरे पास सपोज एक जॉकी है ना। तो जॉकी को मैं ऐसे टच करूंगा ए से सी तक, और स्लाइड भी कर सकता हूं हल्के से। इसको बिल्कुल ऐसे प्रेस करके यूं मत खुरच देना। अगर ऐसे खुरच दिया, ऐसे स्क्रैच आ गया वायर पे, तो क्या होगा, वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपने लिया है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। आप सोचो, आपने वायर पे इसको ऐसे जोर से स्क्रैच कर दिया, ऐसे करके स्क्रैच कर दिया है ना, स्क्रैच कर दिया, तो क्या होगा, वायर की एक लेयर उतर जाएगी उसके ऊपर से। अगर वायर की लेयर उतर गई तो उतने पार्ट में से क्या होगा, वायर पतला हो जाएगा। बस वही नहीं होना, अगर वो हो गया तो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा सारा। इस एक्सपेरिमेंट का मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये भी है कि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे टीचर्स, आपने सुना भी होगा, जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो बहुत सारे टीचर्स मना करते हैं कि जॉकी को वायर के ऊपर कोई भी स्लाइड नहीं करेगा। बेटा कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के हैंड से, ऐसे बहुत हल्के हैंड से। इसीलिए तो इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज है। बट टीचर्स अवॉइड करेंगे, आपको मना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जोर से स्क्रैच करेंगे, तो वो मना ही कर देते हैं कि आपको इसको स्लाइड नहीं करना। ऐसे पहले यहां रख के देखो, फिर यहां रख के देखो, फिर यहां रख के देखो। अच्छा, रखकर क्यों देख रहे हैं बार बार जगह जगह पर? हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा पॉइंट इस पूरे वायर पर ए टू सी जहां पर जॉकी को रखें और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाए 0। मतलब वी आर सर्चिंग फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। याद है ना व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन? वी आर सर्चिंग फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है, मतलब जब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होता है, then this Wheatstone bridge gives a result which says R1 upon R2 is equals to R3 upon R4। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, मतलब जब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए, इन अदर वर्ड्स जब B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, सब लास्ट लेक्चर में हुआ है ये, तब उस कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर से एक रिजल्ट आता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ neighboring resistances R1 upon R2 is equals to ratio of another pair of neighboring resistances R3 upon R4, है ना। ये रिजल्ट आता है। तो वही हम यहां कर रहे हैं। इस जॉकी को A से C पॉइंट तक ऐसे ले जाकर देखेंगे, स्लाइड कर सकते हो हल्के से, या उठा के ऐसे रख सकते हो, और ढूंढो एक पॉइंट जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए। मान लो वो पॉइंट, let that point is over here, यहां पर आ गया वो पॉइंट। तो जॉकी को हमने यहां लगाया, तब जाके वो पॉइंट मुझे यहां मिला। तो यही वो पॉइंट है जिसको मैं लिखूंगा डी। डी मिल गया। बी और डी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है ना, देखो बी और डी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। नाउ दिस सर्किट इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस सर्किट। एक बार फिर सुन लो, A to C are A to B are known resistance, A to B are, B to C unknown resistance X, B to C unknown resistance X, A to D R3, A to D इस वाले रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा P, इसको P बोलेंगे हम, A to D, है ना। एंड C to D R4, इसको मैं बोलूंगा यहां पर C to D, देखो ये रहा C to D, इसको मैं बोलूंगा Q, इसको मैं बोलूंगा Q। तो इट मींस R3 की जगह मेरे पास P है, R4 की जगह मेरे पास Q है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस जैसा ही है। A से C के बीच में बैटरी लगा दी, हाँ A से C के बीच में बैटरी वगैरह आ गई है, मैच कर गया।
अब इसके लिखने हैं आपको प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन, स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसके मैं प्रिंसिपल मेंशन कर देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग। इसमें मैं 2 पॉइंट में इसका प्रिंसिपल बता सकता हूं। सबसे पहला पॉइंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ balanced condition, balanced condition of wheat stone bridge circuit। वो क्या है, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। सबसे पहला प्रिंसिपल तो इसका यह है काम करने का। और दूसरा पॉइंट इसके प्रिंसिपल का बन जाएगा बच्चों, दूसरा पॉइंट इसके प्रिंसिपल का, ये जो वायर है ना यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, इसके लिए देखो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर के लिए, अच्छा किसी भी वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट कर दोगे, यूनिफॉर्म कर दिया मतलब कांस्टेंट कर दिया, तो ये रेजिस्टिविटी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होती है, तो क्या मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस ऐसे वायर का उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। बस ये दूसरा प्रिंसिपल है, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर having uniform area of cross section is directly proportional to its length। चलिए यहीं कंप्लीट कर देता हूं, is directly proportional to its length। This is very important, resistance of a wire having uniform area of cross section is directly proportional to its length। R is directly proportional to L, ये इसके आगे आप लिख सकते हो, R is directly proportional to L, है ना। ये 2 पॉइंट इसके प्रिंसिपल का काम करेंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया है, इसको मैं कंस्ट्रक्शन कह सकता हूं। कंस्ट्रक्शन मतलब पूरा समझ लिया कि एक स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं और वो कैसे कैसे लगे हैं, और दूसरा इसके वर्किंग का प्रिंसिपल हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहां पर वीडियो को पॉज करें, ये पूरा सर्किट डायग्राम बनाएं, इसका प्रिंसिपल भी लिख लें, और साथ में ये रेफरेंस डायग्राम को अलग से बनाकर रखना। ये डायग्राम टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम साथ में होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी साथ में रखिएगा। तो अभी वीडियो को पॉज करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने यहां तक तो कर लिया है। तो अभी जो यहां पर एक्स्ट्रा चीजें हैं, चलो मैं उनको हटा देता हूं। अब आगे हमें सीखना है कि ये स्लाइड वायर ब्रिज यूज क्यों किया जाता है, कौन से एक्सपेरिमेंट है जो हम इससे कर लेंगे। तो इसका मेन यूज, मेन एप्लीकेशन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि अगर इन चारों रेजिस्टेंसेस में से एक रेजिस्टेंस अननोन हो गया R2, इफ दिस रेजिस्टेंस इज अननोन और बाकी तीनों की वैल्यू पता है, तो आप R2 की वैल्यू निकाल दोगे। और क्यों एक्यूरेटली निकाल दोगे, इसके लिए लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। एक्यूरेटली क्यों निकलेगा, बिकॉज ये नल मेथड है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यूज ऑफ डिवाइसेस लाइक वोल्ट मीटर, एमीटर विच आर नॉन आइडियल डिवाइसेस, उनका तो ये यूज करता ही नहीं है। गैल्वेमीटर भी लगा है तो वो भी नल मेथड होने की वजह से यहाँ पर उस टाइम पर यूज नहीं होता है एक्चुअल में, जब इसके अंदर बैलेंस कंडीशन आ जाती है, जो कि करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेमीटर एट दैट टाइम इज 0, है ना। तो नल मेथड होने की वजह से ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, एकदम 100% वाली, ठीक। तो आप इसको यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस। दिस अननोन रेजिस्टेंस, जिस वायर की आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है,
उस वायर को लगा दो राइट गैप में और एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दो लेफ्ट गैप में, इस तरीके से। ठीक, अब आप रेडी हो इस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को, स्लाइड वायर ब्रिज को यूज करने के लिए, इसके ऊपर अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखो क्या होगा। हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहां पर जॉकी को टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 0। नाउ दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, या कह दो दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। अब हमारा स्लाइड वायर ब्रिज आ गया बैलेंस्ड कंडीशन में। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया तो आई कैन से दैट पड़ोसी रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है। तो मैं यही बोलूंगा ना यहाँ पर R1/R2 मतलब R/X। देखो R1/R2 R/X इज इक्वल्स टू P/Q इज इक्वल्स टू, देखो R3/R4 है ना, तो इज इक्वल्स टू P/Q। ये बोल सकता हूं ना मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं, बड़े आराम से और इजीली बोल सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगा। अब इसके लिए यहां से चलिए ये हटाते हैं, इसको अभी हम रखेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से मैं आपको बार बार चीजें समझा रहा हूं। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब एप्लीकेशन इज टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैप विच इज राइट गैप, एंड अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस लेफ्ट गैप। देन अ बैलेंस्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड पॉइंट या नल पॉइंट, इज फाउंड यूजिंग द जॉकी, and that is the point when galvanometer gives zero reading. That is the point when galvanometer gives zero reading. ये थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन करने के बाद आ जाओ यहां पर। अब ड्यूरिंग बैलेंस्ड कंडीशन, ड्यूरिंग बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 when galvanometer gives null deflection। null मतलब 0, जब वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, null deflection। we can write, हम ये लिख सकते हैं, we can write R1/R2 is equals to R3/R4। R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कैसे लिखा? यूजिंग प्रिंसिपल 1, यूजिंग प्रिंसिपल 1। ठीक है, यूजिंग प्रिंसिपल पॉइंट नंबर 1, ये हमने लिख लिया। ओके, अब सेकेंड पॉइंट का यूज करने का टाइम आ गया है। सेकेंड पॉइंट को यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट को कैसे यूज करेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल यूज करने के लिए ध्यान से पढ़ो। प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा वायर है, ये A to C जो वाला, ये वाला जो वायर है कांस्टेंट या मैंगनीन वाला वायर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो फिर ऐसे वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना। अब आप देखो ये जो D पॉइंट है, इस D पॉइंट ने एक्चुअल में करा क्या है? इस D पॉइंट ने वायर के 2 पार्ट कर दिए, A to D एंड D to C। पूरा वायर कितनी लेंथ का है? 100 सेंटीमीटर की लेंथ का है सर। A से D तक की जो लेंथ है, इसको अगर मैं बोलूं L, तो जो D से C तक वाली लेंथ है वो हो जाएगी 100 - L। सेंटीमीटर्स में हो गई ना ये, ठीक है, वो हो जाएगी 100 - L। द स्केल इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, वो हो जाएगी 100 - L। A से D तक जो रेजिस्टेंस है P, उसका रेजिस्टेंस अपनी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू L।
नाउ आई विल यूजिंग प्रिंसिपल पॉइंट 2 दैट इज R प्रोपोर्शनल टू L। इसको यूज करूंगा तो मैं कह सकता हूं P इज प्रोपोर्शनल टू L, कह सकता हूं ना। एंड Q, ये वाला रेजिस्टेंस अपनी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L। Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L, ये बोला जा सकता है ना, बिल्कुल बोला जा सकता है, ठीक है। और ये जो L लेंथ होती है, इस L लेंथ को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग लेंथ। दिस L लेंथ इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। किधर होती है ये? जिधर आपने नोन रेजिस्टेंस लगाया ना, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस, ठीक उसके सामने वाली लेंथ, उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। ओके, अगर रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगाओगे तो बैलेंसिंग लेंथ इधर आ जाएगी, रेजिस्टेंस बॉक्स इस वाले गैप पे लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ इधर ही रहेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, डिवाइडिंग दीज इक्वेशंस, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 लिखिए प्रिंसिपल का पहला पॉइंट यूज करके, इक्वेशन नंबर 2 लिखिए प्रिंसिपल का दूसरा पॉइंट यूज करने के बाद, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, आगे बढ़ते हैं। ये P अपॉन Q की वैल्यू यहां लगा दो ले जाकर, और X आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट R अपॉन X इज इक्वल टू P अपॉन Q की जगह L अपॉन 100 माइनस L। L, व्हाट इज L? L इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। X की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो X के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, X के लिए 100 माइनस L अपॉन L। देखो X को उधर ले जाओ, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। व्हाट इज R? R is the known value of resistance from the resistance box. R is the known value of resistance from the resistance box. This is my final equation, equation number 3. R is the known value of resistance from the resistance box. What is L? L is the balancing length. L balancing length है, D point का distance A point से। What is D point? D point is the null point, null point या balancing point, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज डी पॉइंट? डी पॉइंट जहां पर जॉकी को टच करा है, मैंने बताया था ना, जॉकी इस तरीके का होता है, आपके जैसे बाइक की चाबी होती है इस तरीके का, ऊपर से इसको पकड़ने के लिए इंसुलेटिंग पार्ट मिलेगा, आगे मेटेलिक पार्ट। इसको आप अपने वायर पे ऐसे स्लाइड करते हुए ले जाओ, स्लाइड करना है, खुरचना नहीं है, स्क्रैच नहीं करना वायर को, ठीक है, बहुत स्मूथ स्लाइड करो। टीचर आपका हमेशा मना करेगा स्लाइड करने को, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है नया नया काम मिला है उसको खुरच देंगे, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म बचेगा नहीं और एक्सपेरिमेंट ठीक से होगा नहीं, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। ये एरर्स हैं एक्सपेरिमेंट के, एरर्स एंड प्रिकॉशंस भी होते हैं ना, तो ये एरर्स एंड प्रिकॉशंस हैं। क्या क्या? जैसे कि सारे स्क्रीव्स को टाइट रखना है, ये स्क्रीव्स में पहले से कोई डर्ट या ग्रीस वगैरह ना लगी हो, उन सब चीज़ों से क्या होगा, सही से सप्लाई ऑफ करंट नहीं मिलेगा, एक्सपेरिमेंट ढंग से कंप्लीट नहीं होगा। सारे जॉइंट्स सही से लगे हों, जहां पर जो कनेक्शन लगाना है वो ध्यान से लगा हो आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी एरर्स एंड प्रिकॉशंस हैं। एक और प्रिकॉशन होता है कि कोशिश की जाती है कि बैलेंसिंग लेंथ, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ये 50 सेंटीमीटर के आसपास आ जाए। अगर आपका बैलेंसिंग पॉइंट 50 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब 40 से 60 की रेंज में है, तो उस टाइम पर ये स्लाइड वायर ब्रिज मैक्सिमम सेंसिटिव होता है, और ये जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतनी बढ़िया रीडिंग देगा, उतने कम चांसेस होंगे एरर्स वगैरह के, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपको x फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, दैट इज R, उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स से पता ही चल गई होगी,
एंड एल दैट इज बैलेंसिंग लेंथ, वो स्केल से आप रीडिंग ले लोगे कि यहां पर स्केल पे क्या रीडिंग लगी है। तो इस तरीके से आप दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में लगाओ और x का आंसर बता दो। एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे होते हो तो इस एक्सपेरिमेंट को 3, 4 या 5 बार रिपीट करिए। x की 4-5 वैल्यूज आएंगी, उन सबका मीन निकालो। द मीन वैल्यू विल बी द फाइनल रिजल्ट। मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, आप यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स से अलग अलग रेजिस्टेंस लगाओ। अभी आपने मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाया 20 ओम, अगली बार आप लगाओ रेजिस्टेंस बॉक्स से 30 ओम, अगली बार लगाओ आप 40 ओम। इस तरीके से वेरी करो, 25 ओम लगाओ। अलग अलग वैल्यू ऑफ आर यूज करते रहोगे तो अलग अलग वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग लेंथ आती रहेगी। उनको कैलकुलेट करो, x की वैल्यू निकालो, x1 पहले से, x2 दूसरे से, x3 तीसरे से, फिर क्या कर दोगे, उन सब का मीन। मान लो आपने 3 वैल्यूज निकाली, 3 वैल्यूज का मीन कर दोगे तो आपको x का फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है। तो बच्चों ये आपका एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। एक्यूरेटली वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि और किसी मेथड में जहां पर आप वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर या एमीटर यूज करते हो वहां पर इसका रेजिस्टेंस एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं होता। ठीक, अब मैं आप लोगों से एक चीज और बोलूंगा यहां पर कि बेटा इस डिवाइस की, इस इंस्ट्रूमेंट का फील लो जाकर अपने फिजिक्स लैब में। अगर अभी तक भी ये एक्सपेरिमेंट आपने नहीं करा है, आपके टीचर ने करा दिया हो और आपने नहीं करा किसी वजह से, तो जाकर अपने टीचर को बोलो कि सर हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक्सपेरिमेंट करा दीजिए। आपकी स्कूल की फीस में आपके लैब की फीस अलग से जाती है ना, तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते आप? वो फीस आपकी जो लैब की जाती है वो इसलिए नहीं जाती कि आप वहाँ पर जाके इंस्ट्रूमेंट्स को तोड़ फोड़ दें, ना ना, इन इंस्ट्रूमेंट से आपको कुछ सीखना है। जब सीखोगे तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकली जाके सीखोगे तो समझ में आएगा। और अभी तक, आज तक भी अगर ये इंस्ट्रूमेंट लैब में रखा हुआ नहीं देखा तो अभी गूगल पे सर्च करो, गूगल पे लिखो इमेज ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज, इमेज तो देखो कम से कम कैसी दिखती है, तभी तो विजुअलाइज करोगे। बेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बनाकर दिया कि बहुत हद तक आपका विजुअलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये भी करके देखो। लैब में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, गूगल पे सर्च करो इसकी इमेज कैसा दिखता है, अगर आज तक नहीं देखा, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया मेरा एप्लीकेशन। अभी आप वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें, एक और एप्लीकेशन होता है वो भी करेंगे अगले 5 से 10 मिनट के अंदर, और इस लेक्चर को फिर हम करते हैं खत्म। आई होप ये आप कर चुके हो। चलिए अब इसको हम यहां से हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन नंबर 1 था ये बच्चों, दिस इज एप्लीकेशन नंबर 1, इसको 1 डाल दें, है ना। और एप्लीकेशन नंबर 1 का सिर्फ हम रिजल्ट रखेंगे अपने बोर्ड पर और चेक करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 क्या बोलता है। एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या करना है हमको, तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 का रिजल्ट है। इसको मैं यहां कॉपी कर देता हूं कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है 100 - L / L × R। R इज द रेजिस्टेंस वैल्यू फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स एंड L इज बैलेंसिंग लेंथ। नाम मत बोलना, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 थी आज हमारे टॉपिक की। अब सेकेंड एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन सुन लो, बहुत सिंपल है, अगर फर्स्ट हो गया है तो सेकंड भी हो जाएगा। टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ 2 अननोन रेजिस्टेंसेस। मान लो मेरे पास 2 अननोन रेजिस्टेंस हैं, एक x1 और दूसरा x2। तो उठा लो पहले x1 को x की जगह लगा दो और बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो। बैलेंसिंग लेंथ आई मान लो L1, रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने रेजिस्टेंस लगाया R और बैलेंसिंग लेंथ आई L1। पूरा एक्सपेरिमेंट जैसे समझाया वैसे रिपीट कर दो, ठीक है। तो 4x1 इफ बैलेंसिंग लेंथ इज L1, तो x1 का आंसर क्या आएगा, 100 - L1 / L1 × R। दिस इज इक्वेशन नंबर 4a। उसके बाद आ जाओ, अब x1 को हटाओ, यहां से हटा दिया सर। x1 की जगह x2 लगा दो, लगा दिया सर। अब
x2 लगा दिया तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ अलग होगी। अगर x1 की वैल्यू से ज्यादा है x2 की वैल्यू, अगर x1 की वैल्यू से ज्यादा है x2 की वैल्यू, तो बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम हो जाएगी। बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना, और इसकी वैल्यू कम हो गई तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो L की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, तो मान लो x2 की बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम आई, तो ये B पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर थोड़ा सा इधर गया। मान लो यहां, पहले यहां था, अब यहां आ गया, देखो D पॉइंट। ठीक है, ये D पॉइंट है मेरा, दिस इज द D पॉइंट। तो अब बैलेंसिंग लेंथ हो गई इतनी L2, और ये हो गया 100 माइनस L2। ठीक है, इस तरीके से चेंज आएगा। तो नाउ फॉर x2 इफ बैलेंसिंग लेंथ इज L2, अच्छा R को चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग R, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस लगा है उसे चेंज नहीं करना है। उसे चेंज क्यों नहीं करना है अभी पता चल जाएगा आपको। तो आप x2 के लिए यही आंसर लिख सकते हो ना। अब बैलेंसिंग लेंथ क्या है L2, तो L की जगह लिख दो 100 माइनस L2 अपॉन L2, और R तो हमने चेंज किया ही नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4b। कंपेयर करना है, कंपेयर करने का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करके उनका रेशियो निकाल दो। x1 और x2 को कंपेयर करना है तो x1 अपॉन x2 कर दो, डिवाइड कर दो इनको डिवाइड करेंगे। देखिए इधर डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 4a विद इक्वेशन 4b, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू r अपॉन r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2, और क्या बचेगा L2 अपॉन L1। ठीक लिखा है ना मैंने। और क्या बचेगा, R और R तो कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं बचेगा। ये हो गया कंपेयर। तो L1 L2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगाओ, एक रेशियो आ जाएगा x1 और x2 का, और ये हो जाएंगे कंपेयर। ठीक, तो दो एप्लीकेशन सिखाए आपको। पहले एप्लीकेशन में एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेटली कैसे निकालते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेटली कैसे निकालते हैं, और क्यों ये मेथड एक्यूरेट रीडिंग देता है ये भी बताया। और दूसरा एप्लीकेशन, दो अननोन रेजिस्टेंसेस को अगर कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके। प्रिंसिपल दो हैं इसके, याद रखिएगा। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। So that's it with the lecture today, with the topic today, and hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। कोई पॉइंट में डाउट है तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, वीडियो क्लासेस का फ़ायदा उठाना सीखो। उस पॉइंट को जाकर लेक्चर पे दोबारा से देखो, उसको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, एंड दैट इज ऑल्सो अ टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। और वो टॉपिक भी CBSE बोर्ड में नहीं है, वो ISC स्टूडेंट्स के लिए और बाकी दूसरे जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। खैर आपको दोबारा से याद दिला दूं कि हम यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस सभी बच्चों के लिए कंप्लीट करने वाले हैं बाय 31 ऑफ दिसंबर। तो बच्चों क्लास 12 के सिलेबस की एक एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको क्लास 12 का 2025 का बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से देना है तो फिर ये आपके लिए क्लासेस हैं। यहाँ पर आएँ, अपने सारे डाउट्स क्लियर करते जाएं, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस बाय 31 ऑफ दिसंबर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।